प्यार दिखाना ही मुश्किल हो जाए, अरे यार लव सीन दिखाना मुश्किल हो जाए, अरे यार एक गाली बकरी तो यार इसको तो यार बैन करो। ये ऐसा नहीं, उसने ऐसा इसकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई। ऐसे हर चीज में अगर होगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना। जो ये फ्रीडम दिया गया है, इसको जब हम एब्सोल्यूट मानने लगते हैं, तो हमने इसका बहुत अब्यूज़ भी देखा है। हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसीज़ हैं, वो मैच्योर हो रही हैं, लेकिन क्या उसमें जो सिटिज़न्स हैं, वो इतने मैच्योर हो रहे हैं? नमस्कार। ओटीटी यानी ओवर द टॉप मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज कंटेंट को लेकर आजकल खूब चर्चा हो रही है। नेता, अभिनेता, कानून को जानने वाले बुद्धिजीवी, आम आदमी इस मुद्दे पर खूब बहस कर रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंटेंट माने ऑनलाइन न्यूज, शॉर्ट वीडियोस, फिल्म, वेब सीरीज, फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग और भी तमाम सारी चीजें हैं जिन पर अब सरकार की नजर होगी। यानी अब जो कुछ भी पोस्ट किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर उसका पोस्टमार्टम भी किया जा सकता है। वैसे तो यह मुद्दा पिछले 2 सालों से उठ रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए सेंसर बोर्ड का गठन हो या नहीं, लेकिन अभी सरकार काफी गंभीर है। 25 फरवरी को केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका ऐलान केंद्रीय सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व एंड उसका एक प्रोसेस हो। यानी अब जो होने वाला है उससे ये तो साफ है कि वेब सीरीज और शॉर्ट मूवीज में जो आजकल मिल रहा है वो सब ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। इस बात से पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया का मार्केट भी काफी गर्म है। ऐसे में बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इतनी पाबंदियां लगाकर क्या देश को चाइना बना देने का प्लान है? लेकिन इस मुद्दे पर दूसरी साइड के लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर देश में मर्यादा और सभ्यता को तो नहीं भूल सकते ना। अश्लीलता परोसकर ही क्या हम आर्ट दिखा सकते हैं? लिमिट भी नाम की कोई चीज होती है। अब जब लिमिट की बात की है तो सवाल उठता है कि पाबंदियां लगेंगी तो आर्टिस्ट क्या करेगा? डर इस बात का लगता है कि भाई हो सकता है एक आर्टिस्ट का आर्ट, उसकी क्रिएटिविटी या फिल्म कुछ लोगों को अश्लील लगे, वो कहें कि भाई ये हमें पसंद नहीं है और इसे बैन कर देना चाहिए। तो अब इस मुद्दे पर उस आर्टिस्ट का क्या होगा? इस पूरे तर्क वितर्क की धमा चौकड़ी में हमारे पास तो जवाब नहीं है, तो हम क्या करें? हम उन्हीं से बात करते हैं जिनका फिल्म्स, वेब सीरीज और ओटीटी की दुनिया से डायरेक्ट रिलेशन है। हमने इस पूरे मुद्दे पर बॉलीवुड के जाने माने चेहरे यशपाल शर्मा से बात की, वो भी वीडियो कॉल के जरिए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपके लफ्जों में ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म, जो बहुत लोगों को चांस मिल रहा है, बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। उस हिसाब से नो डाउट आई एम टोटली कन्विंस्ड कि बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और आदमी अपनी ऑडियंस भी बढ़ती है। कोई अच्छा काम है तो आप मोबाइल में बैठे बैठे, बस में चलते, कार में बैठे, घूमते फिरते, गार्डन में बैठे, कहीं भी आप देख सकते हैं कोई भी फिल्म या वेब सीरीज। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जहां तक उनके सब्जेक्ट की बात है, कई बार अति हो जाती है। देखिए, थोड़ी बहुत गालियां, थोड़ी बहुत चलता है जिंदगी में, क्योंकि करेक्टर वगैरह वैसे हैं और करेक्टर वैसे हैं, सिचुएशन वैसी है, गुस्सा वैसा है या उनकी आदत वैसी है। तो कुछ करेक्टराइजेशन के लिए चलो मैं मान सकता हूं कि कुछ गालियां निकल जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि ओटीटी का मतलब गालियां, सेक्स, डबल मीनिंग और मतलब गंदापन दिखाना, ये सब हो गया है। ठूसा जाता है उसके अंदर जानबूझकर, ये गलत है। क्योंकि ठूसा, जहां ठूसा जाना कि हिट करना है, हिट होना है, क्योंकि जितनी अच्छी गालियां होंगी उतना ही हिट होगा, चाहे मिर्जापुर हो चाहे सेक्रेड गेम हो। ये थोड़ा सा, ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं इसके खिलाफ हूं हमेशा से। जहां जरूरत हो, जितना जरूरत हो उतना दिखाना जरूरी है। बहुत लोगों ने सेक्स भी दिखाया है और गुस्सा भी दिखाया है और वायलेंस भी दिखाई है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग रहे हैं। आप किसी भी चीज को दिखा सकते हैं, कितना भी वायलेंस हो, कितना भी बड़ा किसी भी प्रकार का सेक्स हो, लेकिन हम तो हगते मूतते भी हैं ना, तो फिर वो भी दिखाओ ना। फिर सब कुछ रियल दिखाना है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं भुना रहे हैं। जैसे नेता लोग चुनावों में कुछ मुद्दे भुनाते हैं, आप
ऑडियंस की दुखती रग को या यंग जनरेशन जो कि आपको मालूम है जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी इन चीजों से, आप वही चीज दिखाना चाहते हैं हिट करवाने के लिए सिर्फ, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आज ये जो असर पड़ रहा है वो आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, उसका फिर जनरेशन कैसी निकलेगी आपकी। सर मैं जहाँ तक आपकी बात को समझ पाया है, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म से खुश हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करोड़ों से जाने वाले अनकंट्रोल कंटेंट से थोड़े से दुखी हैं। आप चाहते हैं कि उस पर कंट्रोल हो, लेकिन ऐसे लोग जो अपने बोल्ड तरीके से लोगों को समाज का आईना दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को काम करने में दिक्कत नहीं आने लगेगी। सेंसरशिप वो भी नहीं होनी चाहिए कि किसी ने कुछ बोला, कोई व्यंग किया तो उसी पे भी सवाल उठ गए, हर किसी चीज पे सवाल उठ जाए, इससे तो क्रिएटिविटी पे ही सवाल उठ जाएंगे, क्रिएटिविटी ही मर जाएगी। आदमी लिखने से पहले 1000 बार सोचेगा कि यार लिखें कि नहीं लिखें, करें कि नहीं करें। इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए मुझे लगता है कि, लेकिन हाँ जैसे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे किसी की आस्था पर, नंबर 1। नंबर 2, नंगापन बंद होना चाहिए, जिससे यंग जनरेशन बहुत ही गलत राह पे जाती है, और उस तरीके की गंदी बात नहीं करनी चाहिए, गंदी बात जैसे, और सेक्स और वायलेंस, गालियां, इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो इस पे होना मतलब इसको कैसे दिखाया जाए उसका मापदंड तय होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगा। या तो सब गंद बनाना शुरू कर देंगे। आप चाहते हैं कि बॉडी बने, लेकिन ये बॉडी हो कैसे, जिससे कि राइटर, डायरेक्टर और आर्टिस्ट को काम करने की आजादी भी रहे और मर्यादा भी रहे। इसमें क्रिएटिव लोग होने चाहिए, आर्टिस्ट लोग होने चाहिए सीनियर, और उसमें यंग जनरेशन के भी आर्टिस्ट होने चाहिए जो सेंसिबल हों, जो लिटरेचर को समझें, कहानी को, कंटेंट को समझें, जो भविष्य को समझे, साहित्य को समझें, ऐसे लोग होने चाहिए। नहीं तो फिर ये कोई मतलब नहीं है उसका संस्था का, अगर कोई ऐसी बनती है तो। आप उसके अंदर लिटरेचर के लोग या कंटेंट जो सिनेमा को समझे, कहानी को समझे, जो साहित्य को समझे, जो इन चीजों को समझे, जो तो वो एक सीनियर हो, जूनियर हो, मिला जुला करके ऐसी कोई एक संस्था बननी चाहिए, या एक ऐसा पैनल या जूरी बननी चाहिए जो सेंसर में, जो इनको, इनके बारे में विचार करे, सेंसर करे। ऐसा ना हो कि भाई हाँ प्यार दिखाना ही मुश्किल हो जाए, अरे यार लव सीन दिखाना मुश्किल हो जाए, अरे यार एक गाली बकरी तो यार इसको तो यार बैन करो, ये ऐसा नहीं। उसने ऐसा इसकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई, ऐसे हर चीज में अगर होगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए, होना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, हम इतने समझदार बने, इतने रिस्पॉन्सिबल बने कि हम गलत चीजें ना दिखाएं, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं, ऐसी बात ना बोलें, नीयत साफ हो, अच्छी हो, मजाक करने वाली हो, मजाक उड़ाने वाली ना हो, ये बहुत जरूरी है। यशवंत सर, आपको ऐसा नहीं लगता है जैसे कि आज फिल्में और वेब सीरीज इतने बोल्ड तरीके से अपने विचारों को लोगों के सामने रख पा रही हैं, जब एक बॉडी बन जाएगी तो हमेशा आर्टिस्ट और डायरेक्टर दबाव में रहेंगे? हाँ ऑब्वियसली सेंसर का मतलब तो यही है। सबसे पहले तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ऐसे काम करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक एक कुछ अंकुश नहीं होगा, और वो अंकुश भी ऐसा अंकुश ना हो कि भाई छोटी सी बात, छोटी छोटी बातों पे, जैसे पिछले दिनों बॉम्बे के फिल्म सेंसर बोर्ड में हुआ जब पहलाज निलानी थे उस वक्त हुआ, वैसा ना हो कि बड़ी बड़ी चीजें तो निकाल दो आप, बड़े बड़ी प्रॉब्लम ऑब्जेक्शनेबल जो है, और छुटकी छुटकी के लिए आप लड़ाई करते रहें कि ये बंद करो, ये काटो, ये काटो। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। बाकी नहीं तो फिर क्रिएटिव काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अंकुश उतना ही हो कि आर्टिस्ट या मेकर को दबाव महसूस ना हो, काम करते हुए, लिखते हुए, बनाते हुए दबाव महसूस ना हो, प्रेशर में ना हो कि अरे यार ये दिखा दिया, यार ये तो जरूरी है फिल्म में और ये मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन उतना तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उतना सोचें कि कितना दिखाना है। मतलब आप सेक्स तो राज कपूर ने भी दिखाया है, सेक्स तो
मोहब्बत और प्यार की बातें तो गुलजार साहब ने भी की है, राज कपूर ने भी की है, और भी बहुत लोगों ने की है। मंटो साहब थ्री की इडियट्स, कहा मुन्ना जाए भाई मुन्ना भाई MBBS, थ्री इडियट्स जैसी फिल्में भी बनी है, वेडनेसडे भी बनी है, मुल्क भी बनी है, आर्टिकल 15 भी बनी है। बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी हैं जो बनी है और अच्छी गई है। सर मैं अगर अपनी बात करूं तो आज भी मुझे महसूस होता है जब भी किसी कलाकार के काम पे कैसी चलती है कि एक जमाने में शहादत हसन मंटो की लेखनी को लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, उसी तरह आज एक कलाकार को और उसकी क्रिएटिविटी को समाज के कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने मार डाला। बिल्कुल, मंटो ने जो भी लिखा है आज तक, उसकी जी जितनी भी कहानियां बैन हुई हैं वही सबसे अच्छी कहानियां हैं। जी तो मुझे लगता है कि उसमें उसने जो कहानी लिखने में उसने जो कमाल की एक विधा है, और हर तबके की कहानियां दिखाई हैं, हर प्रॉब्लम की उसने दिखाई है मंटो ने। तो मुझे लगता है कि हमको उन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि उसको कैसे दिखाएं। जी काली सलवार है, ठंडा गोश्त है, बहुत सारी कहानियां हैं उनकी जो मतलब कमाल की कहानियां हैं, तो उसको दिखाएं कैसे? लिखने में तो उन्होंने कमाल कर दिया है, बहुत अच्छे से लिखा है और बहुत बढ़िया लिखा है। जी अब उसको दिखाएं कैसे, ये एक मेकर की डायरेक्टर की काबिलियत जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू, आपने इतना समय दिया। है। थैंक यू। तो यशपाल जी भी आजकल बेलगाम हो चुके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जायज तरीके से पाबंदी लगाने की पैरवी करते हैं। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड और आजकल उभरते हुए मीडिया हाउस भी इस बात के फेवर में होंगे कि एक बॉडी जरूर होनी चाहिए जो उन लोगों पर लगाम लगाए जो एंटरटेनमेंट के नाम पर एक्सट्रीम अडल्ट कंटेंट परोस रहे हैं। वहीं इस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरी ओर सोशल मीडिया और कई दूसरे वेब पोर्टल्स हैं जो फेक न्यूज और पेड न्यूज परोस रहे हैं। उन पर लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन वहां भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। कैसे, कौन करेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या इस वक्त हमारे पास पहले से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए ऑनलाइन पोर्टल्स पर हो रही इलीगल एक्टिविटीज पर रोक लगाई जा सके? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की गुरुग्राम से जानी मानी एडवोकेट डॉक्टर शालिनी यादव से। मैम मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि जब कोई डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म की शिकायतों को लेकर कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट के पास ऐसे कौन से कानून हैं जिसके तहत वो इन सभी शिकायतों का समाधान करता है? देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे मूवीज हो, चाहे प्रिंट जर्नलिज्म हो, हर किसी को लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तो हमारी जो असेंबलीज थी उन्होंने ये फैसला लिया था कि फ्रीडम तो दी जाए, लेकिन कितनी फ्रीडम दी जाए। तो उसके पीछे जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, जो एक समझ थी, वो ये थी कि फ्रीडम जो है ये एब्सोल्यूट फ्रीडम तो नहीं दे पाएंगे किसी को, क्योंकि एक्चुअली हमेशा जो एक पुराना डिबेट चलता आया है वो यही है कि फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेस स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो या आप कहें कि कलेक्टिव फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, इसको लेके हमेशा स्टेट्स और इंडिविजुअल्स के बीच में तकरार या कहें खींचातानी चलती रहती है। तो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है उसके कई खतरे हो सकते हैं। जो कि सबसे पहला खतरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गार्ड करने की कोशिश की कि ये कहा गया हमारे आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 के ही पार्ट 2 के अंदर वो एक रिस्ट्रिक्टेड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से वो फ्रीडम्स हमें दी गई, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये थे कि किन मापदंडों पे आप जज करेंगे, कहाँ पे आपको लिमिट करनी है। तो लिमिट करने का ये क्राइटेरिया था कि देश की सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी को अगर खतरा हो, देश के फॉरेन रिलेशंस किसी दूसरे कंट्रीज के साथ खराब हो रहे हों, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक मोरालिटी को अगर वो चैलेंज करता हो, तो इस तरीके डेफोमेशन किसी का हो रहा हो, इस तरह की जहां चीजें हैं वहां पे वो फ्रीडम कर्टेल की जाएगी। इसी को लेके प्रेस काउंसिल, पहले प्रिंट मीडिया था तो प्रेस काउंसिल के अपने एक्ट्स बने थे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना था, उसकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जिसके अंदर आप जर्नलिस्टिक एथिक्स अगर चैलेंज होते हैं तो उसको लेके आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसका डिसीजन फाइनल होता है। इतना उसको अथॉरिटी दी गई थी कि आप उसको कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन अब जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो यही है, अगर हम देखते हैं कि ट्रोलिंग होती है, हम देखते हैं कि हर तरीके का मीडियम है यहाँ पे,
और हर तरीके की बात रखी जा रही है। तो जो ये फ्रीडम दिया गया है, इसको जब हम एब्सोल्यूट मानने लगते हैं तो हमने इसका बहुत अब्यूज भी देखा है। हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो मैच्योर हो रही हैं, लेकिन क्या उसमें जो सिटीजन्स हैं वो इतने मैच्योर हो रहे हैं? ये एक बिल्कुल नए तरीके का मीडियम है जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। जबकि हमारे आईटी एक्ट है, हमारे आईटी एक्ट के अंदर जब तक आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जहां तक बात करते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, ये सब जो है, तो ये एक्चुअली इनके ऊपर कोई गवर्निंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट का इस वक्त है नहीं। चाहे किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता नहीं है, ना आईएनबी के अंदर आता है, ना लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। तो लेकिन एक एक्ट है आईटी एक्ट का, जबकि आईटी मिनिस्ट्री के अंदर भी नहीं आता है। आईटी एक्ट का जो आर्टिकल 3 है, उसके अंदर ये इंटरमीडियरीज जो हैं इनको रोकने की या इनको एब्सोल्यूट राइट्स नहीं दिए गए हैं। उसमें भी ऑब्सीनिटी या किस तरीके का कंटेंट ये डाल रहे हैं उसको लेके कंट्रोल करने की बात की गई है। लेकिन यहीं पे हम प्रॉब्लम देख रहे हैं इस वक्त, जिसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट लॉज बनाना चाह रही है। मैम, आईटी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने पार्लियामेंट में कहा कि हम एक ऐसा बॉडी बनाने जा रहे हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी करेगा। इसके लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से बातचीत भी चल रही है। आपके हिसाब से अगर कोई ऐसी बॉडी बनती है तो इस तरह की बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है कि एक्चुअली अगर ये बॉडी बनाई जाए तो इसका कॉम्पोजिशन क्या हो, क्योंकि पिछले पैंडेमिक के टाइम में इतना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ हुई है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एनुअल उसकी 21% है। लोग इतना शिफ्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। और जो सवाल आपने पूछा भाई, अब जैसे हम बहुत ज्यादा टोटलिटेरियन स्टेट्स देख रहे हैं, तो उनका तो सबसे पहला पर्पस यही होता है कि सेंसरशिप कर दी जाए, टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रखा जाए। हमारे यहाँ अभी ये एक बहुत डेवलपमेंटल स्टेज में है। जैसे दूसरी कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, यूके है, इनके अपने लॉज हैं, कहीं पे भी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दी गई है। लेकिन जैसे सिंगापुर में उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको ये जरूरी होता है कि वो कंटेंट में कितना सेक्स, कितनी न्यूडिटी, कितनी वायलेंस, इस तरह की चीजें वो पहले ही डिस्प्ले करें। टर्की में, यूके में उनका ऑलमोस्ट सेंसरशिप वही है जो ब्रॉडकास्ट की सेंसरशिप है। टर्की या सऊदी अरेबिया या कुछ ऐसी कंट्रीज की बात करते हैं, वहां पे टोटल कंट्रोल है स्टेट का। टर्की में जैसे 10 साल की लाइसेंसिंग, एक लाइसेंस मिलता है आपको, वो 10 साल का मिलता है, लेकिन कंट्रोल टोटल स्टेट का है, क्योंकि ये बहुत टॉप डाउन गवर्नेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो अल्टीमेटली तो यही होना चाहिए कि जितने स्टेक होल्डर्स इसमें हैं वो सब मिलके ये डिसाइड करें। क्योंकि देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अगेन मैं वही बात कह रही हूँ कि ये जो है ये इंडिविजुअल फ्रीडम, क्योंकि पीछे से प्रेशर है। अभी जो हमारी जो जेनरेशन है वो एक बहुत यंग जेनरेशन है, और वो जो यंग जेनरेशन जो है, जो यूथ होता है, वो कभी भी अपने ऊपर लगाम नहीं चाहता है। और ओवर द टाइम पीरियड जो हमने एक्सपीरियंस देखा है, वो एक्सपीरियंस यही रहा है कि सेंसर्स जो हैं, सेंसर बॉडीज जो हैं, वो किसी पर्पस से एस्टैब्लिश की जाती हैं, लेकिन पावर स्ट्रक्चर्स किस तरीके से चल रहे हैं उस हिसाब से वो कभी कभी सेंसर्स के ऊपर लगाम इतनी तेज हो जाती है कि जैसे कितने सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनके ऊपर जो मेन स्ट्रीम मूवीज हैं उन पे कुछ नहीं बनता था, और लोग ये चीज देखना चाहते हैं। लोग अपनी रीजनल मूवीज देखना चाहते हैं, अपनी नेटिव भाषा में देखना चाहते हैं, कई बोल्ड प्लॉट्स होते हैं, नैरेटिव्स होते हैं, वो देखना चाहते हैं, जो कि सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो पीछे से एक बहुत बड़ी जो यूथ ये जो आ रही है, इसका जो प्रेशर है, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये, और लॉ हमेशा ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है कि लॉ हमेशा ऐसा होना चाहिए जो वक्त के साथ चले। हमारा लॉ, अगर हम इस पूरे डिबेट को अगर सिर्फ पुराने मायनों से देखते हैं तो हम इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। ये टसल खैर तो हमेशा चलती रहेगी कि कितना स्टेट को पावर होना चाहिए, कितना इंडिविजुअल को पावर होना चाहिए। लेकिन जहां तक आप एक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी आप भी जानते हैं IAMI के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो 15 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपनी एक बॉडी और अपने रूल्स बनाए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे माना नहीं है। मेरे ख्याल से सितंबर 2020 में ही ये हुआ था। लेकिन अब गवर्नमेंट अगर उनसे बात करने को तैयार है
और गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट आफ्टर ऑल जिम्मेदार है पूरे देश के फंक्शनिंग के लिए। एक केस था, कई बार जो एनजीओज हैं, कुछ एनजीओज ने इसी तरीके से कोर्ट्स को अप्रोच किया है, मध्य प्रदेश में अप्रोच किया है, और इनका एक दिल्ली हाई कोर्ट में भी अप्रोच किया गया था। ये कहा गया था कि मेरे ख्याल से वो हॉटस्टार के अगेंस्ट था या नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट था। उस केस में ये था कि ये सब जो है ये बहुत ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो नहीं दिखानी चाहिए, वायलेंस है, नेशनल इंटेग्रिटी को खतरा है, लेकिन उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था। तो वो पिटिशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। एक एमपी में गए थे, उन्होंने भी कोशिश की थी ये कहने की, पीआईएल फाइल की थी कि महिलाओं को बहुत ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, बहुत ज्यादा जिस तरीके से बहुत ओवर्टली सेक्सुअल कंटेंट दिखाते हैं, तो इसलिए इनको भी रोका जाना चाहिए। तो वो इन सब केसेस में एक्चुअली कोर्ट्स ने इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम को ही अपहोल्ड किया है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो बनी थी अभी, उनका भी ये मानना है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन को आप दबा नहीं सकते हैं, और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल फिर यही है कि आप बैलेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है। तो स्टेक होल्डर में मेरे ख्याल से जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि स्टेट का इसमें रोल है, क्योंकि उनका काम है देश चलाना, देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रखना, तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, और जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मीडियम्स के, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, और मेरा ये मानना है कि सिटीजन बॉडीज में से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग अफेक्टेड हैं इसमें, उन सब का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जब इसको बनाया भी जाए तो इसमें माइनॉरिटीज के भी लोग इंक्लूड किए जाने चाहिए। हमारा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्पिरिट है वो यही है कि हर किसी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी मिले, अपनी आवाज भी सुनाने के लिए एक स्पेस मिले। ये तो बात रही ओटीटी प्लेटफॉर्म की, लेकिन जब हम बात ऑनलाइन जर्नलिज्म की करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल लोग हैं जो कि अपनी बातों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के सामने रखते हैं, वीडियोस के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए या रिसर्च के जरिए। लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब एक लाइसेंस शुदा लोग ही सिर्फ जर्नलिस्ट मारे जाएंगे, तो क्या बाकी लोगों के हकों का हनन नहीं होगा? आईटी स्फीयर एकदम से आप कहिए कि एक बिल्कुल ही नया लॉ का स्फीयर है, जिसमें बहुत ही नए लॉज की जरूरत है। बिल्कुल एक नई सिचुएशन है, एक नई दुनिया है जो तैयार हो रही है। पहला वाले जो लॉज थे वो एक फिजिकल वर्ल्ड के लिए तैयार थे, लेकिन अब आईटी वर्ल्ड जो है, जो इंटरनेट का जो मीडियम है, उससे एक बिल्कुल नई दुनिया तैयार हो रही है। उसमें आईटी लॉज हैं, लेकिन आईटी लॉज आपके लिए, जैसे अगर आप नॉर्मली बात करेंगे तो साइबर बुलिंग वगैरह, साइबर अटैक्स, ये वाले लॉज हैं जो डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये वाली जो पूरा जो एक स्फीयर है आईटी वाला, ये डेवलपमेंट के स्टेज में है। इसमें लॉज अभी तक डिफाइन नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक बहुत नई दुनिया है जो तैयार हो रही है। तो इसमें बहुत सारी ऐसे एवेन्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पुरानी लॉ के सिस्टम्स की जो चलेंगी, लेकिन कई हैं जिनको बाईपास करना बहुत आसानी हो जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि फेक न्यूज तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ साल पहले काफी सारे जर्नलिस्ट्स ने ये एक ऑर्गेनाइजेशन सी बनाई थी फेक न्यूज को चेक करने के लिए, खास करके लोकसभा इलेक्शंस के टाइम की बात की अगर मुझे याद है। तो उसमें उन्होंने चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, इन सब में फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक इन्होंने अपने मैकेनिज्म सेटअप किए थे। जैसे अब आप जानते हैं ऑल्ट न्यूज है, ऑल्ट न्यूज फेक न्यूज को चेक करती है। तो जैसे फेक न्यूज वाले चैनल्स चालू होते हैं, वैसे ही वेरीफाइंग जो बॉडीज हैं, वो वेरीफाइंग बॉडीज सेटअप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर आप ये कहते हैं कि आप इनको लाइसेंस दे सकते हैं या इनको नहीं, तो अगर आप वो शुरू से वो पैमाना तय कर देंगे तो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। क्योंकि फिर ये होगा कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको आप कैसे मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करेंगे, वो अपनी बात कैसे रखेंगे, क्योंकि उनके पास ना रिसोर्सेज हैं। आजकल जैसे डिजिटल जर्नलिज्म बहुत ही ट्रेंडिंग में है, ऐसे में बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जो कि पेड न्यूज के भरोसे हैं। तो क्या कानून में कोई ऐसा एक्ट है जो पेड न्यूज के ऊपर कार्रवाई करे? 2010 में एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक कमिटी थी, उन्होंने पेड न्यूज के ऊपर पूरा एक बकायदा एक रिसर्च की थी, बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड पेपर था, और उसमें उसका टाइटल था पेड न्यूज, हाउ करप्शन इन द इंडियन मीडिया अंडरमाइंस इंडियन डेमोक्रेसी। इसमें उन्होंने
बहुत स्पेसिफिकली ये दिखाया था कि किस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ नेक्सस करके आजकल जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी है और इन कॉर्पोरेट हाउसेस में पॉलिटिशियंस की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो किस तरीके से लोग अपने अपने एजेंडा बहुत ही नामी जो प्रेस हाउसेस होते हैं वो भी पेड न्यूज, पैसा देके न्यूज पब्लिश करते हैं। धीरे धीरे लोगों को लेकिन इस नए मीडियम के प्रति लोग भी जागरूक हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे अब वो गोदी मीडिया वर्ड जो है वो इतना कॉमनली आम आदमी यूज करने लगा है, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि ये एक पेड मीडिया का भी एक फिनोमेना होता है कि जो न्यूज हमें दिखाई जा रही है वो न्यूज दरअसल सच नहीं है। तो लोग भी इस चीज के प्रति जागृत हो रहे हैं। तो एडवोकेट डॉक्टर शालिनी यादव का भी यही कहना है कि कंट्रोल तो होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि कोई पाबंदी ही ना लगाई जाए। आज़ादी हमें सही तरीके से जीने और अपनी बात को कह पाने का अधिकार देती है, क्योंकि वो आज़ादी नहीं हो सकती जिससे बाकी लोग एम्बेरसमेंट की सिचुएशन फील करें या फिर किसी को हर्ट हो। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केंद्र सरकार के नोटिस के 72 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी। टेक कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर 6 महीने में शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। फर्स्ट ओरिजिनेटर बताना पड़ेगा कि खुराफात कहां से शुरू हुई। भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाला, कानून तोड़ने वाला, हिंसा बढ़ाने वाला और हिंसा को उकसाने वाला पोस्ट या फिर ट्वीट पहले किसने किया, ये भी सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार को बताना होगा। यानी अब सरकार डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को लेकर इंटरफेयर करेगी। लेकिन हम जब फैक्ट्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा पहला लोकतांत्रिक देश है जो डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म पर रेगुलेशन की बात कर रहा है। इससे पहले सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में से कुछ ने डिजिटल मीडिया की निगरानी के लिए एक बॉडी तैयार कर ली है और कुछ देशों में इसके लिए कानून बनाने का प्रोसेस जारी है। फिलहाल इंडिया में IB मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सामने नहीं आ जाता तब तक हमें वेट एंड वॉच के मोड पर रहना ही सही लगता है। बहरहाल आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ये मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज़ इसे प्यार दें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, मुझे कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं कि अगली वीडियो में मैं किस मुद्दे को डिकोड करूँ। अगर मुझे वो टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर उस सब्जेक्ट पर मैं स्टडी करके आप तक सही जानकारी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।